देखो यहाँ हमने जो फर्स्ट किया है वो है डेल्टा ई मैथमेटिकल फॉर्म है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, डेल्टा ई इज टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा ई है नेट इंटरनल एनर्जी चेंज, क्यू है नेट हीट इवॉल्व्ड और अब्सॉर्ब्ड, और डब्ल्यू क्या है वर्क डन। और फिर वर्क डन का फॉर्मूला बताया मैंने, इरिवर्सिबल वर्क अगर है जो कि कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, इरिवर्सिबल वर्क जो कि कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, वो दिया जाता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। डेल्टा थोड़ा सा बड़ा चेंज होता है। और अगर हमें प्रेशर चेंज हो रहा है, अगर प्रेशर चेंज हो रहा है तो उस केस में इंटीग्रेट करके निकालते हैं। उस केस में कैसे निकालेंगे, माइनस पी डीवी करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे वॉल्यूम V1 से V2। और डी का मतलब बहुत स्मॉल चेंज, डीवी लिखा है तो बहुत स्मॉल चेंज होता है, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। फिर मैंने बताया वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपेंशन या कंप्रेशन। एक्सपेंशन का लिखेंगे तो वो आ जाएगा वर्क डन का फॉर्मूला माइनस 2.303 nRT log V2/V1। आइसोथर्मल कंडीशंस हैं तो P1 V1 जो P2 V2 होता है। इससे तुम चाहोगे तो V2/V1 की वैल्यू P1/P2 भी पुट कर सकते हो। तो ये वर्ड डन ड्यूरिंग, ये ध्यान रखना, वर्ड याद रखना जरूर, आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल वर्ड लिखा होगा तो मींस ये फॉर्मूला यूज करना है। डेरिवेशन हम कर चुके हैं, इसकी डेरिवेशन हम कर चुके हैं। और फोर्थ फॉर्मूला मैंने तो बताया, वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक वर्क डन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक वर्क डन। इसमें मैंने एक लाइन तो बताई हुई है, कभी भी रिवर्सिबल एडियाबैटिक ये वर्ड लिखा हो, कभी भी रिवर्सिबल और एडियाबैटिक वर्ड लिखा हो तो एक रिलेशन ये भूलना नहीं भी, पीवी गामा इज टू कांस्टेंट। प्रूफ है इसका भी, सबका प्रूफ है, पीवी गामा इज टू कांस्टेंट। ये मान लो पीवी गामा इज टू कांस्टेंट अगर मैं लिखता हूं, इसका मतलब होता है P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा, ये होता है। और ये तो प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में, ये किसके टर्म्स में, प्रेशर और वॉल्यूम की। मैं इसको टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म्स में लिखता हूँ, उसमें टीवी गामा -1 इज टू कांस्टेंट हो जाएगा। और टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, टीपी 1 माइनस गामा बाय गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब T1 P1 1 माइनस गामा बाय गामा इज इक्वल टू T2 P2 1 माइनस गामा बाय गामा। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ उसको। तो ये रिलेशन है। अभी हम कर रहे थे मेनली वर्क डन। वर्क डन क्या होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक वर्क डन क्या होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक वर्क डन। हाँ बोलो। ये जो गामा है ये होल पे है या फिर सिर्फ वी पे है? वी पे, वी पे। होल पे होगा तो ब्रैकेट लगाएंगे ना। हाँ। तो अगर मैं बोलता हूँ रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक अगर वर्क डन है तो वो दिया जाता है W इक्वल टू NCV/dt। ये मैंने लिखवाया हो तुम्हें, NCV/dt, क्लियर, NCV/dt, NCV/dt। और इसको मैंने लिखा था NR बाय गामा -1। ध्यान है कि एन सी को लिख दिया था R बाय गामा -1। गामा यहाँ पे CP बाय CV का रेशियो होता है। भी डिटेल पढ़नी है इसकी, ये मैंने कराया नहीं है, मेरे को करवाना है अभी। फॉर्मूला ध्यान रख लेना बस तुम, ये वर्क डन का। इसके 3 फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने, NCV/dt या NR बाय गामा -1 dt, और एक और लिखवाया था T2 V2 माइनस P1 V1 बाय गामा -1। तो सब वो करना है हमें। तो ये फॉर्मूले हैं, इसके बेसिस में न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन थोड़ी सी थ्योरी रह गई है इसके अंदर भी। तो पहले अगर थोड़ा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, एक दो साइन कन्वेंशन नोट करके। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या है, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में ऑपोजिट है। ध्यान रखना इस चीज का, साइन कन्वेंशन का। साइन कन्वेंशन में गलती मत करना, साइन कन्वेंशन में गलती करोगे तो फिर दिक्कत आएगी। क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल जिसमें साइन कन्वेंशन को फॉलो करना होता है ना, साइन कन्वेंशन को जरूर फॉलो करना होता है जिसमें। तो साइन कन्वेंशन भी नोट कर लेंगे एक बार। देखो कोई भी सिस्टम है, अगर कोई भी सिस्टम मान लिया मैंने, ये कोई भी सिस्टम है सपोज, इसके ये सिस्टम है सपोज, अगर ये हीट रिलीज करेगा तो -Q, हीट रिलीज कर रहा है तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी। अगर इसको हीट मिल रही है तो +Q। कोई डाउट तो नहीं है इसमें। अगर इसके ऊपर वर्क होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो +W। सिस्टम वर्क कर रहा है तो उसकी एनर्जी कम होगी, -W, तो हीट रिलीज होगी। तो यही साइन कन्वेंशन है और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। देखो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, अगर इंटरनल एनर्जी
जिसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, सिर्फ चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर बढ़ेगी, इंक्रीजेस, तो पॉजिटिव। इंटरनल एनर्जी अगर डिक्रीज कर रही है तो नेगेटिव। हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम और हीट गेन्ड बाय द सिस्टम, हीट गेन्ड तो पॉजिटिव, हीट लॉस्ट तो नेगेटिव, हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम, हीट रिलीज बाय द सिस्टम, नेगेटिव। फिर इसके बाद ये 4 हो गया। वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे वर्क करेंगे तो सिस्टम कंप्रेस होगा, वर्क ऑफ कंप्रेशन होगा वो। वर्क डन ऑन द सिस्टम यानी वर्क ऑफ कंप्रेशन, और डब्ल्यू कंप्रेशन, कंप्रेशन है तो पॉजिटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम वर्क कर रहा है तो एक्सपेंशन होगा, नेगेटिव। वर्क ऑफ एक्सपेंशन बोलेंगे उसको, एक्सपेंशन का वर्क हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। और वर्क ऑफ एक्सपेंशन, तो ये 6 चीजें लिखवाई हैं, ये ध्यान रखना। 1 2 एक मिनट, 1 2 3 4 5, ये 6 नीचे, 6 नीचे, तो 6 चीजें लिखवाई हैं, 6 कर लेना। सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो एनर्जी बढ़ेगी, पॉजिटिव। सिस्टम हीट लूज कर रहा है तो एनर्जी कम होगी, नेगेटिव। सिस्टम वर्क कर रहा है तो उसकी एनर्जी कम होगी, यानी बाय द सिस्टम है वर्क, वर्क डन बाय द सिस्टम है तो नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो पॉजिटिव। ये चीजें ध्यान रखनी है इसके अंदर तुम्हें, जो कि साइन कन्वेंशन है, जो कि क्या है, साइन कन्वेंशन। तो इनको नहीं भूलना है, इनका होगा। तो अभी मैं इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, और उसके लिए ना बस एक टॉपिक तुम्हें और आना चाहिए, वो है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी वाला टॉपिक आना चाहिए, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, ध्यान देंगे। जैसे अगर मैंने तुम्हें बोला बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स, कोई टफ न्यूमेरिकल नहीं, पहले इजी न्यूमेरिकल्स बिल्कुल। क्वेश्चन जैसे दिया, क्वेश्चन इसमें, चलो जल्दी से आंसर निकालने इनके, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं। जैसे 100 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एंड इट डज 10 जूल ऑफ वर्क। 100 जूल ऑफ हीट is absorbed by the system and it does 10 joule of work. Calculate change in internal energy. क्या होगा आंसर बोलो? Calculate change in internal energy. क्या आएगा आंसर? हाँ सही है, सबका सही है, जितने भी आंसर बोला है। देखो उधर, चलो ध्यान देंगे इधर। देखो डेल्टा ई होता है Q प्लस W, हमें डेल्टा ई निकालना है, हमें क्या निकालना है, डेल्टा ई। तो डेल्टा ई है Q प्लस W। 100 जूल ऑफ हीट इसने एब्जॉर्ब किया सिस्टम में, 100 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, तो Q क्या हो गया, प्लस 100 जूल, एंड इट डज 10 जूल ऑफ वर्क, 10 जूल का उसने काम कर दिया, तो W हो गया -10, -10। तो डेल्टा ई क्या आ जाएगा, 100 माइनस 10, 90। समझ आया कि नहीं, 90 जूल। उसकी इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो 90 का आएगा चेंज, 90 से उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी एक तरीके से। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था, और तुम खुद ऑरली सोच के देखोगे ना, तब भी तुम्हें समझ आ जाएगा। किसी भी सिस्टम की एनर्जी जो भी थी, उसमें 100 जूल अगर हीट देंगे तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी 100 से, 100 से बढ़ गई उसकी एनर्जी। 10 का उसने काम कर दिया तो उसके अंदर एनर्जी कितना चेंज आया, 90 का चेंज आ गया। जितनी भी उसकी एनर्जी रही होगी उसमें 90 का चेंज आ गया। समझ आया कि नहीं, है नहीं समझ आया? यस हो गया। हाँ, इसी में अगर मैं बोल दूं तुम्हें, इफ इनिशियल इंटरनल एनर्जी वाज, if initial internal energy was 200 joule, then what is final internal energy, then what is final internal energy, final क्या होगी, 290। समझ गए कि नहीं है? अगर उसकी डेल्टा ई को क्या लिख देंगे अब, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 कितना हो गया, 90,
E2 माइनस E1 90 हो गया, तो E2 कितना हो जाएगा, E1 दे रखा है तुम्हें, E1 कितना है 200, तो E2 कितना हो जाएगा 290। आगे समझ के नहीं है, छोटा सा न्यूमेरिकल है, कोई टफ न्यूमेरिकल नहीं है ये, नहीं समझ आया अभी? आगे सर। आगे सर। हाँ नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसी टाइप से क्वेश्चन। किसी सिस्टम ने 10 किलो जूल हीट को एब्जॉर्ब किया और 2 किलो जूल का उसके ऊपर वर्क हो गया। 10 किलो जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, 10 किलो जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम by the system and 2 kilojoule of work is done on it। हाँ तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा बताओ? सर कहते हैं 2 किलो जूल। मुकुल पता सबने आंसर दे दिए ज्यादातर बच्चों ने, बहुत अच्छा प्रथम। एंड 2 किलोजूल ऑफ वर्क इज डन ऑन इट। सर 80 होगा। नहीं चेतन तेरा गलत है, कैलकुलेट डेल्टा ई या डेल्टा यू, सबका निकल जाना चाहिए, डेल्टा ई या डेल्टा यू। 12 सबको समझ आ गए, डेल्टा ई सेम चीज ऑलरेडी निकालो इन क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन 10 किलो जूल की हीट एब्जॉर्ब हुई, 10 किलो जूल हीट एब्जॉर्ब हुई तो उसकी एनर्जी बढ़ गई 10 से 10, और 2 किलो जूल का उसके ऊपर काम भी कर दिया हमने, तो 2 से और बढ़ गई एनर्जी। तो कितना चेंज आएगा, डेल्टा ई क्या है, क्यू। 10 किलो जूल हीट एब्जॉर्ब हुई है तो क्यू हो गया +10 किलो जूल, और 2 किलो जूल का उसके ऊपर वर्क हुआ है तो डब्ल्यू हो गया +2 किलो जूल। तो डेल्टा ई कितना आ जाएगा, क्यू प्लस डब्ल्यू, 10 + 2 12 किलो जूल, 12 किलो जूल आ जाएगा सर। नहीं समझ आया? आगे सर। आ रहा समझ के नहीं है? यस सर। नेक्स्ट जल्दी जल्दी आंसर दो, ये छोटे क्वेश्चन है बिल्कुल, इनका मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑरली बताना है, डेल्टा ई और डेल्टा ई निकालना है। डेल्टा ई निकालना है तुम्हें, इफ नो हीट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, क्या होगा डेल्टा ई? प्लस डब्ल्यू। नो हीट इज अब्सॉर्ब्ड, हाँ नो हीट इज अब्सॉर्ब्ड बट वर्क इज डन ऑन इट, तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा? +W। +W। सोचना ही नहीं है बिल्कुल, क्यू 0 है यानी उसकी वॉल्स कैसी होंगी सिस्टम की, क्यू 0 किया ना तुमने, एडियाबैटिक वॉल्स। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है ना, उसकी वॉल्स कैसी होंगी, एडियाबैटिक। वॉल्स कैसी हैं, एडियाबैटिक। समझिए कि नहीं? यस। हाँ तो ये इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। जैसे क्वेश्चन बोला डेल्टा ई निकालो अगर वर्क डन है ऑन द सिस्टम एंड हीट इज रिलीज बाय द सिस्टम, क्या आएगा? W minus Q। वही W वर्क डन minus ऑन Q। द, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड, तो W माइनस Q। और कौन सी वॉल्स होंगी इस केस में अब? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल, फ्लेक्सिबल वॉल्स। कनेक्टिंग, हाँ कंडक्टिंग वॉल्स, कंडक्टिंग, तुम बोलोगे कंडक्टिंग, थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स, समझे कि नहीं? थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स, तो ये बोलते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये देखते कौन निकालता है आंसर इसका। क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क डन when 1 mole of ideal gas contained in, when 1 mole of ideal gas, 1 mole of ideal gas contained in 10-liter bulb is allowed to enter
into an evacuated bulb of 100 liter capacity. बताओ क्या होगा वर्ड डन इस केस में? तो क्या निकालना है? वर्क डन निकाला ना, ऊपर लिखा है। आरटी विधि ने दिए। चलो बोलो और कोई जल्दी से आंसर दो उसका। So -90 joule. -90। चलो हाँ। सही है। और किसी को आंसर देना है? अनन्या बताओ क्यों है आंसर ये? सर जो एक्सपेंशन है वो इवैक्यूएटेड बल्ब में तो अगेंस्ट वैक्यूम में तो पी एक्सटर्नल 0 हो जाएगा, तो W 0 हो गया, तो Q भी फिर एडियाबैटिक प्रोसेस में Q 0 आ गया, तो डेल्टा E भी 0 आएगा। इतना इतना लंबा तो सोचना ही नहीं है। तुमने आंसर सही निकाला, बिल्कुल वो परफेक्ट निकाला, बिल्कुल बहुत अच्छा किया है। लेकिन इतना लंबा क्यों सोच रहे हो? देखो इधर वर्क डन होता है -P एक्सटर्नल dV। ये होता है वर्क डन। P एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट गैस एक्सपैंड करती है। तो जब वैक्यूम है अंदर तो गैस अपने आप में फ्रीली एक्सपेंशन कर जाएगी ना। फ्री एक्सपेंशन होगा उसका कि नहीं? कोई गैस ही नहीं है उसको रोकने वाली, समझ कि नहीं है? तो इसीलिए जो आइडियल गैस को रोकने वाली कोई गैस नहीं है, तो पी एक्सटर्नल क्या हो गया? 0 हो गया। नहीं समझ बात? वैक्यूम में जैसे वैक्यूम है अगर, तो गैस तो यहाँ पे जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका तो फ्री एक्सपेंशन होगा, वो तो एक्सपैंड करते ही जाएंगे, वो एक्सपैंड करते जाएंगे। कोई ऊपर गैस रोकने वाली है ही नहीं जिसके अगेंस्ट वर्क डन हो। इसीलिए इन केस ऑफ वैक्यूम और इवैक्यूएटेड बल्ब और फ्री एक्सपेंशन, पी एक्सटर्नल इज 0। पी एक्सटर्नल 0 तो वॉल्यूम में कुछ भी चेंज आता रहे, वर्क डन क्या आएगा? 0। नहीं समझ आई बात? ये सर आइडियल गैस के लिए आया समझ नहीं है? आइडियल गैसेस को प्रेशर वो नहीं लेंगे 1 एटमॉस्फेयर? नहीं, क्यों लेंगे 1 एटमॉस्फेयर? सुन मेरी बात, जब यहाँ पे क्योंकि प्रेशर उसका एटमॉस्फेयर उसके अराउंड कोई आइडियल हो कुछ भी हो, जब उसके अराउंड कोई गैसेस है ही नहीं, एटमॉस्फेयर है ही नहीं कोई भी। वैक्यूम का मतलब क्या? कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं वहां पे, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर नहीं है कोई भी। वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है वहां पे, गैस अपने आप फ्री एक्सपेंड कर रही है। चलो नेक्स्ट नोट करना है। चलो अब एक थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन लिखेंगे। कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन one mole of water vaporizes at 373 Kelvin against external pressure of 1 atmosphere. चलो ये देखते हैं किससे निकलता है।
निकालिए। नहीं शंक, देखो उधर। हाँ सही कशिश। यूनिट क्या था उनको, वर्डन की यूनिट एटमॉस्फेयर होगी। कशिश क्या कर रहे हो, वर्डन की यूनिट एटमॉस्फेयर होगी। देखो उधर। नहीं सर, वो प्रेशर की लिख दी गलती। हाँ ध्यान रखा करो इन चीजों का, ये मत गलती करो। देखो वर्डन क्या होगा, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, यही होगा। 1 मोल वाटर वेपराइज कर रहा है। हाँ सही है, श्रेय सही है। माइनस पी एक्सटर्नल डीवी होगा। पी एक्सटर्नल कितना है, 1 एटमॉस्फेयर। V2 माइनस वी वेपर्स का 373 केल्विन पे वेपर्स बन जाएंगे। हाँ अनन्य सही है। देखो माइनस वी वेपर्स बन जाएंगे 373 केल्विन पे। 373 केल्विन पे क्या बन जाएंगे, वेपर्स बन जाएंगे। वी वेपर्स माइनस वी लिक्विड, वी वेपर्स माइनस वी लिक्विड, ये आएगा। ये म्यूट कर लो अपने आप को, देखो किसने अनम्यूट कर रखा है। -1 वी वेपर्स माइनस वी लिक्विड। अब ये तुम्हें पता है कि वी वेपर वी लिक्विड जो है वो तो नेग्लिजिबल होगा, दिस इज जीरो ऑलमोस्ट इन कंपैरिजन टू वी वेपर्स। वी वेपर्स हमें निकालना है। वी वेपर्स क्या होगा, nRT बाई पी। n क्या है, 1 मोल वाटर था। r 0.0821 ले लो तुम, और t 373 है। p 1 एटमॉस्फेयर। p क्या है, 1 एटमॉस्फेयर। तो ये आ गया 373 r, ये पुट कर देंगे ऊपर। वर्क डन आ जाएगा -1 373 इंटू r है 0.0821। बाकी तो खत्म हो जाएगी टर्म्स। सॉल्व करेंगे 30.6 आएगा लीटर एटमॉस्फेयर। यूनिट का जरूर ध्यान रखना इसमें, 30.6 लीटर एटमॉस्फेयर। और 1 लीटर एटमॉस्फेयर कितना होता है, 1 लीटर एटमॉस्फेयर कितना होता है, 101.3 जूल। ये मैंने पहले भी बताया वो अप्रूव करके कि कैसे निकलेगा ये। 1 लीटर इज 1 लीटर कितना मीटर क्यूब होगा, 10⁻³ मीटर क्यूब। और 1 एटमॉस्फेयर 101.3 1013.625 पास्कल होता है ना 1 एटमॉस्फेयर। हाँ बोलो। सर वो वेपर्स के लिए तो आइडियल गैस इक्वेशन वैलिड नहीं होती ना। लगाएंगे, और कुछ तरीका नहीं है करने का। मैंने कहा जब तक कुछ बोला ना हो तब तक नहीं कर सकते हम, इसमें लगाएंगे। ओके सर। 3100 जूल। हाँ ये ध्यान रखना इस चीज का, ये थोड़ा सा मैनिपुलेशन होता है इसके अंदर। तो -3100 जूल आ जाएगा आंसर है। 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज 101.3 जूल। 1 लीटर एटमॉस्फेयर। वन एटमॉस्फेयर कितना होता है, 1013 कितना एग्जैक्ट वैल्यू होती है, 10⁵ पास्कल के आसपास होता है, 101325 पास्कल। और 1 लीटर इज 10⁻³ मीटर क्यूब। तो सॉल्व करेंगे तो 101.3 आ जाएगा जूल में, 101.3 जूल। तो ये सॉल्व कर लेना इस चीज को, ये आंसर आ जाएगा इसका। और अगर मान लो वी लिक्विड मेरे को निकालना है, 1 मोल लिक्विड है, तो कितना वॉल्यूम होगा उसका। देखो वी वेपर्स आया 30.6 लीटर, 30.6 लीटर आया। हाँ तो वी लिक्विड 1 मोल का ना, 1 मोल वाटर है तो कितना वॉल्यूम होगा। 1 मोल वाटर बनना है 18 ग्राम। 18 ग्राम मतलब 18 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो वॉल्यूम बहुत कम है, 18 सेंटीमीटर क्यूब है। लीटर में कितना हुआ, 0.018 लीटर। इसलिए इसको मैंने नेग्लिजिबल माना है। ध्यान रखना, इसको नेग्लिजिबल क्यों माना है, ये क्लियर होना चाहिए तुम्हें, इसलिए इसको नेग्लिजिबल माना है। समझ आ गया कि नहीं ये। यस सर। यस सर। नेक्स्ट, ये समझ आ जाना चाहिए, इजी था पार्ट। अभी मेरे को ना इसमें 4 प्रोसेस हैं, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक। मैं न्यूमेरिकल्स कराने के बाद, क्योंकि उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, मैं तब डिस्कस करूंगा। एक क्वेश्चन और लिखेंगे नेक्स्ट। मैं लेवल हल्का हल्का बढ़ाता जा रहा हूँ धीरे धीरे करके। निकालना है तुम्हें, कैलकुलेट डिफरेंस इन वर्क डन। Calculate difference in work done when 1 mole of
Al4C3 एल्यूमिनियम कार्बाइड, यहाँ पे इनऑर्गेनिक थोड़ी सी मिक्स होगी। व्हेन 1 मोल ऑफ Al4Ca3 एल्यूमिनियम कार्बाइड सॉलिड फॉर्म में होता है ये, रिएक्ट्स विद water in a closed vessel at 27 degree Celsius against atmospheric pressure. Against atmospheric pressure, and that in open vessel under similar conditions. नहीं ना, under same conditions, under same conditions. क्वेश्चन का मीनिंग समझो तो निकालना इसमें। देखो क्या बोला इसने, Al4C3 है, ये रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, तो एक बार क्लोज वेसल में 27 डिग्री सेल्सियस पे और एक बार ओपन वेसल में 27 डिग्री सेल्सियस पे, सही ना, अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो तुम्हें निकालना है व्हाट इज द डिफरेंस इन द वर्क डन। क्लियर, व्हाट इज द डिफरेंस इन द वर्क डन। चलो देख लो आंसर। देखो Al4C3 है, पहले तो रिएक्शन पता होनी चाहिए। जिसने भी हाइड्रोलिसिस टॉपिक पता है उसको रिएक्शन समझ आ गई होगी। इससे बनेगा, ये सॉलिड है, लिक्विड है, रिएक्ट करेगा तो 4AlO थ्राइस प्लस 3CH4 गैस, तो अकेले ये गैस आई है। हाँ सही है श्रेया, अकेले ये गैस आई है, किसी और ने निकाला आंसर ये?
चलिए रिएक्शन तो सही है। ये अकेले गैस बनेगी और इसी से ही वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर क्लोज्ड वेसल है तो वॉल्यूम सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं, वॉल्यूम नहीं होगा, इसलिए उसमें डेल्टा वी 0 हो गया तो वो खत्म हो गया, वर्क डन नहीं होगा क्लोज वेसल में। क्लोज वेसल में नो वर्क डन, सही ना, क्लोज वेसल में नो वर्क डन। और ओपन वेसल में, ओपन वेसल में गैस एक्सपैंड करेगी। वॉल्यूम निकाल लेते हैं इसका। 1 मोल था ये, 1 मोल से कितना मोल गैस बनी? 3 मोल गैस बन गई। क्लियर, 3 मोल गैस बनी यहाँ पे। तो वर्क डन क्या होगा? माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, V2 माइनस V1। V1 इनिशियल वॉल्यूम तो नेग्लिजिबल, कोई गैस नहीं थी। इनिशियल वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल, कोई गैस नहीं है तो खत्म वो। माइनस पी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर। और वॉल्यूम फाइनल, फाइनल वॉल्यूम nRT बाय P, nRT बाय P। P तो सेम रहेगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 एटमॉस्फेयर कैंसिल। ये माइनस पी एक्सटर्नल जो है वो सेम रहता है, ये पी एक्सटर्नल और ये पी कैंसिल, तो माइनस nRT। n की वैल्यू कितनी है? 3 मोल, 1 मोल से 3 मोल बना था। R कैलोरीज में लेते हैं तो 2 कैलोरी केल्विन पर मोल, 2, और टेम्परेचर 300, तो कितना आ गया? माइनस 1800 कैलोरीज। सही ना, माइनस 1800 कैलोरीज आ जाएगा आंसर। 11th में किसी बच्चे ने निकाला था 11th क्लास में? सर कराते सेम था पर कैलोरी में नहीं लिया था। आंसर किसी का सही निकला है? चलो नेक्स्ट देखेंगे। तो ये आना चाहिए था तुमसे क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, ये निकलना चाहिए था तुम लोगों से। नेक्स्ट निकालेंगे क्वेश्चन। चलो इस टाइप ग्राफ वाले मैं क्वेश्चन काफी करा चुका हूँ, फिर भी एक क्वेश्चन निकाल लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में भी करते हैं थ्योरी वगैरह भी। यहाँ प्रेशर है एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम है लीटर में। प्रेशर एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम लीटर में, और तुम्हें वर्क डन निकालना है इसके अंदर। वर्क डन क्या होगा इसके अंदर? इसके अंदर वर्क डन क्या होगा? और ये तुम्हें दे रखा है सपोज 2 एटमॉस्फेयर, ये 5 एटमॉस्फेयर के अंदर टच कर रहा है यहाँ पे, और इधर दे रखा है 1 लीटर, ये दे रखा है 4 लीटर। बताओ वर्क डन क्या होगा इसके अंदर? ऐसे जा रहे हैं हम। वर्क डन, व्हाट विल बी द वर्क डन? बोलो, वर्क डन क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व। तो कितना एरिया आएगा इसका? कितना आ जाएगा, चेक करो। चलो देख लेंगे और माइनस, और ये क्या आएगा? क्लॉकवाइज में है, हाँ क्लॉकवाइज में है, तो माइनस पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पे एक लेंगे वर्टिकल वाला, एक हॉरिजॉन्टल वाला, आर स्क्वायर। तो एक कितना आ जाएगा? दोनों 1.5 ही होने चाहिए, सर्कल है। माइनस पाई इंटू 1.5 का स्क्वायर, आर यही होगा ना 1.5 इसका, 2 से 5 तो 3 का डिफरेंस। डाया कितना आ रहा है? 3 का। ऐसे जाएंगे तो भी कितना आ रहा है? 3 का। तो पाई इंटू 1.5 इंटू 1.5 लीटर एटमॉस्फेयर, पाई इंटू 1.5 इंटू 1.5 लीटर एटमॉस्फेयर, यानी 2.25 पाई माइनस 2.25 पाई लीटर एटमॉस्फेयर में, लीटर एटमॉस्फेयर में। क्लियर हो गई बात की नहीं है? तो ये ध्यान रखना चीज का। बताना यूनिट्स का ऑर्डर क्या होगा? 1 लीटर एटमॉस्फेयर, 1 कैलोरी
1 जूल 1 अर्ग या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या होगा? 5 होगा। 5 होगा। ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या होगा? 1 लीटर एटमॉस्फेयर, 1 कैलोरी, फास्ट 1 जूल, 1 अर्ग, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डिक्रीजिंग। 1 लीटर एटमॉस्फेयर, 1 कैलोरी, 1 जूल, 1 अर्ग, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी बता रहा हूँ नेक्स्ट लेक्चर में।